अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि अरशद शरीफ वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना पड़ा। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए DG ISPR का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का कहा किया है। कीनिया की पुलिस ने गलती को तस्लीम किया है, लेकिन बहुत सारे सवालात उठते हैं। इस वाक़े के तमाम अवामिल को देखने की ज़रूरत है। उनका मज़ीद कहना था कि देखना है कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है। बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी करने वालों के खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सेप्ट किया है कि ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी। इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट। कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है और इसके ऊपर इसी वजह से हमने ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की और हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दे दिया। पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को पहले भी धमकियां मिलती थीं। मुझे पता चला था कि उनको मार देंगे। मैंने अरशद शरीफ को कहा कि मुल्क छोड़ दें। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। अरशद शरीफ, इसको जब धमकी आई, मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, मुल्क छोड़ के गया। मैं आज सारी कौम को कहता हूँ, आज मेरे साथ आपने खड़ा ना हो ना, आज आप मेरे साथ निकले, जब मैं निकलूंगा तो इमरान खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा क्योंकि अल्लाह ने तो उसको सब कुछ दे चुका है। लेकिन आपका मुस्तकबिल भेड़ बकरियों वाला होने वाला है। इमरान खान ने अरशद शरीफ से क्यों कहा कि बाहर चले जाएं? क्या वो अरशद शरीफ के लिए किसी अच्छे मुल्क के वीज़े का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा उन्होंने अरशद शरीफ को मदद की पेशकश की थी। इस मामले पर इंक्वायरी कमीशन को 1 माह में रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर इंक्वायरी कमीशन को कीनिया का दौरा करना पड़ा तो ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए ताकतवर कमीशन बनाया जा रहा है। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर का कहना था कि उन पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए पावरफुल कमीशन बना था। इमरान खान के पास भी शवाहिद होंगे, उनसे भी बात करनी चाहिए। बहुत से दोस्तों ने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाने का कहा था, लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे। अरशद शरीफ दुबई गए तो उन्हें वहाँ की अथॉरिटीज़ ने दुबई छोड़ने का कहा था। शरीफ साहब के कत्ल का जो इंक्वायरी कमीशन बना है तो वो एक हाई कोर्ट का जज जो है वो उसकी सरबराही करेगा। जो जुडिशल कमीशन मेरे पे कातिलाना हमले पे बना था वो बहुत ही हाई पावर था। अगर इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज पब्लिकली ये कह दिया है कि मुझे पता चला कि उसको मार देंगे, तो जाहिर बात है कि किसी ना किसी ने तो उनको बताया होगा ना, हवा में तो स्टेटमेंट नहीं दे दी। अरशद शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे पाकिस्तान छोड़ने से। दुबई की अथॉरिटीज जो है उन्होंने अरशद शरीफ को कांटेक्ट किया और उनसे कहा जी कि हम पे दबाव है, या तो आप पाकिस्तान वापस चले जाएं या फिर आप UAE को छोड़ दें।
नवाज को बिना सोचे समझे ट्वीट करना महंगा पड़ गया, लेकिन नायब सदर ने ऐसे ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ को हदफ तनकीद बनाया गया था। मरियम के इस्तेमाल को सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आड़े हाथों ले लिया गया। तनकीद बढ़ने पर मरियम नवाज ने गलती मान ली, न सिर्फ ट्वीट डिलीट किया बल्कि मुतासरा खानदान से माफ़ी भी मांग ली। बिना सोचे समझे किया गया ट्वीट महंगा पड़ गया। मरियम नवाज कड़ी तनकीद का निशाना बन गई, लेकिन नायब सदर ने माफी मांगकर ट्वीट डिलीट कर दी। मरियम नवाज ने वैड नामी ट्विटर हैंडल के ट्वीट को रीट्वीट किया। ट्वीट में मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ को हदफ तनकीद बनाया गया। ट्वीट में अरशद शरीफ का ताबूत भी दिखाया गया है, लेकिन नायब सदर ने रीट्वीट में लिखा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इंसानों के लिए एक सबक है। इक़दाम को सोशल मीडिया समेत मेन स्ट्रीम मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीक ने जवाब में अपने और अरशद शरीफ के पुराने ट्वीट शेयर कर दिए। लंदन में जब सहाफ़ी ने मामले पर सवाल पूछा तो मरियम नवाज ने चुप साध ली। दे दिया उसके ऊपर। मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपकी ट्वीट पे तनकीद हो रही है, आपको लगता नहीं नामुनासिब थी ट्वीट हो? तनकीद जब हद से बढ़ी तो मरियम नवाज ने भी अपनी गलती मान ली। ट्वीट किया, मकसद किसी को दुख पहुंचाना या मजाक उड़ाना नहीं, माजी से सबक सिखाना था। ट्वीट डिलीट कर रही हूँ, दासरा फैमिली से माजरत खा हूँ। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी बताएं कि पेशावर पाकिस्तान के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर है। बढ़ती आबादी और शहर में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां और रिक्शों की वजह से फिजाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नुमाइंदा अब्दुल करीम पेशावर यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्दुल करीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी जो कि ख़तरनाक बीमारियों का सबब बनती है, जैसे कि एलर्जी और इस तरह जो अस्थमा है, इस समेत और भी बहुत सारी बीमारियों का जो है सबब बनती है। तो पेशावर जो है इस वक्त आलूदगी की जो है फ़िज़ाई आलूदगी की जद में है। और 2018 में पेशावर का जो पाकिस्तान में आलूदगी के हवाले से नंबर था वो 5वां था, लेकिन अभी जो 2022 में सर्वे किया गया है उसमें जो है पेशावर का नंबर 4था हो गया है। मतलब फ़िज़ाई आलूदगी में और भी इजाफा हुआ है। तो इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में मौजूद हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के जो चेयरमैन हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं इस हवाले से कि ये फ़िज़ाई आलूदगी जो है इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। एयर पोल्यूशन में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके कई वजूहात हैं, जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अर्बनाइजेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, जो हमारे पास ट्रैफिक पोल्यूशन है उसको रेगुलराइज कर लें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि इसकी जो बड़ी वजह है वो पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन है, और इस समय जो गाड़ियाँ हैं, जो गैर कानूनी गाड़ियाँ चल रही हैं रोडों पर, इन पे कोई चेक एंड बैलेंस हो तो इस पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। जी, रावलपिंडी के शहरियों को जहां रोजाना कई दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो वहीं शहर में जगह जगह लटकती बिजली की तारें भी शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं और किसी जानी नुकसान का सबब बन सकती हैं। मजीद बता रही हैं आफ्ताब जहान। जी आफ्ताब, इंतजामिया का क्या कहना इस मसले पर? जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर की अगर बात की जाए, ये कदीमी शहर है, लेकिन इसके बावजूद ये मसाइल का घर बनता जा रहा है। यहाँ पे हर गली कूचे और हर सड़क के अतराफ में जो लटकती तारें हैं, बिजली की तारें हैं, वो अब शहरियों के लिए वबाले जान बनती जा रही है। शहरियों का यही कहना होता है कि बारहा इन्होंने इंतज़ामिया को ये शिकायत भी दर्ज की होती है कि इनका कुछ किया जाए। मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद है, जो इन लटकती तारों से खासा परेशान भी है। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी का सामना करना होता है इससे? यही कि बारिशों में इधर बहुत पानी आता है, तो ये बच्चे आगे पीछे होते रहते हैं और करंट लग जाता है, बहुत ख़तरा होता है।
जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती रहती है और इसके ऊपर फिर वो मलबा आ जाता है, बड़ी गाड़ी आ जाती है तो वो तारें लटकी हुई होती है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाती है बिजली, सब सारा कारोबार मुअत्तल हो जाता है। जैसे कि आपने जाना कि इलाका मकीन जो यहाँ के रहने वाले हैं, इनका यही कहना है कि यहाँ पे घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, यहाँ पे स्कूल्स भी गली कूचों में हैं, उसमें भी जो है वो लटकती तारें जो है वो किसी भी जानी नुकसान का सबब बन सकती हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हवाले से एक ठोस इक़दाम उठाए, ये जो लटकती तारें हैं इनके लिए कोई जो है मुस्तकिल हल निकाले ताकि रावलपिंडी शहर का ये मसला जो है ये कम से कम हल हो सके। जी। और कमिश्नर कराची ऑफिस में कमिश्नर की ज़ेर सदारत दूध की कीमतों के तयन के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया है कि आज से कराची में दूध 170 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जाएगा। रिटेलर्स नुमाइंदों ने शर्त आयद की कि अगर उन्हें 160 रुपये में दूध मिलेगा तभी वो 170 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त करेंगे। कमिश्नर कराची ने मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। कमिश्नर का कहना था कि डेयरी फार्मर्स 153 रुपये थोक फरोश 160 रुपये और आम दुकानदार 170 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त करेगा। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने सक्खर में कार्रवाई करते हुए जिनसी हिरासगी में मुलविस 3 मुल्जिमान बिलावल मिरानी, इरफात गोपिंग और सलमान मखसी को गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम सर्कल के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया के जरिए खातून की काबिल एतराज़ वीडियोस शेयर करने की धमकियां देने में मुलविस हैं। मुल्जिमान वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड ना करने के एवज 10 लाख रुपए का मुतालबा भी कर रहे थे। मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल से काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद कर लिया गया। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। राजनपुर में देरीना दुश्मनी, बाप बेटे की जान ले ली गई। इलाका दाजिल में 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में अल्लाह दिता अपने 14 साला बेटे अब्दुर्रहमान समेत अब्दी नींद सो गया। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रुख करेंगे सक्खर का। सक्खर में एक्साइज पुलिस ने कार के खुफिया खानों से बड़ी तादाद में चर्स बरामद कर ली। एक्साइज पुलिस ने रोहड़ी एक्साइज चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए पंजाब से कराची स्मगलिंग की जाने वाली चर्स कब्जे में लेकर मुलजिम आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। मीरपुर माथेलो के इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पुलिस एहलकार का कत्ल साबित होने पर 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी, जबकि 3 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुल्जिमान जमान ओगाही और याकूब ओगाही पर पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान बसीर के कत्ल केस में सजा सुनाई गई, जबकि पुलिस मुकाबला केस में जफर, याकूब और आरिफ को 10-10 साल सजा सुनाई गई। वाज़ेह रहे कि 8 माह कबल पुलिस एहलकार को मुकाबले में कत्ल किया गया था। कभी आपको अपडेट करें, सैदखाने के मरम्मती काम के बायस मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में नहीं हो सकेगा। इंतज़ामिया ने पोस्टमार्टम के लिए किस अस्पताल का इंतखाब किया, अपने नुमाइंदे से जानेंगे। लेकिन आपको अपडेट करें कि सैदखाने के मरम्मती काम के बायस मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में नहीं हो सकेगा। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं अरशद शरीफ के हवाले से। सैदखाने का मरम्मती काम जारी है, जिसके बायस मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में नहीं हो सकेगा। इससे कबल बताया गया था कि अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में होगा, लेकिन खबर अब ये सामने आ रही है कि सैदखाने के मरम्मती काम के बायस मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में नहीं हो सकेगा। इंतज़ामिया ने पोस्टमार्टम के लिए किस अस्पताल का इंतखाब किया है, जानते हैं नुमाइंदा GTV आफ्ताब जहां से। आफ्ताब जहां, बताइएगा किस अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा? जी बिल्कुल, मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मामला है, जिनको सीरिया में कत्ल किया गया था। आज रात 1 बजे उनको इस्लामाबाद पहुंचाया गया है। पहले ये बताया जा रहा था कि पिम्स अस्पताल में उनका दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि अस्पताल तर्जुमान और जराये के मुताबिक
जो पोस्टमार्टम और सर्ट खाना जो है वहाँ पे मरम्मती काम जारी है, जिसकी वजह से प्रिम्स अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो सकेगा। अभी बताया ये जा रहा है कि या तो पोली क्लिनिक अस्पताल में दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा, नहीं तो कायद-ए-आज़म अस्पताल में कराया जाएगा। लेकिन जिस भी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा उस अस्पताल में प्रिम्स अस्पताल से 3 रुकनी डॉक्टर्स जो है वो जाएंगे और उनका पोस्टमार्टम करेंगे। जी ठीक है, आफ्ताब जहान हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ वज़ारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 1 बजे समाअत करेगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अबरार अस्तूरी से। जी अबरार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ वज़ारत दाखिला की दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 बजे समाअत करेगा, जबकि बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर हुकूमत की इमरान खान की मुमकिन लॉन्ग मार्च से रोकने की इस्तदा मुस्तरद करती थी और अदालत ने कहा था कि हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकती है। जबकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा था कि ठोस मवाल लेकर आए, अदालत की मुदाखलत दरकार होगी तो छुट्टी के दिन भी पहुंचेंगे, जबकि अदालत का काम तवाज़ुन रखना है, एहतजाज का हक भी मशरूत होगा। किसी सियासी लीडर ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके संगीन नताइज होंगे। और अदालत ने अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को इमरान खान के साबिक़ा एहतजाज से मुतल्लिक़ अदालत में जो है जमा कराए गए इदारों की रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म दिया था। तो आज दोबारा समाअत होगी और मुमकिन तौर पर जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो मुमकिन तौर पर आज अदालत में इस हवाले से मुमकिन तौर पर अहम केस से और अहम रिमार्क्स भी सामने आ सकते हैं। जी ठीक है, समाअत 1 बजे होगी, अहम रिमार्क्स भी सामने आ सकते हैं। अबरार अस्तूरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में गुलकार अली जफर की दरख्वास्त पर मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाना केस की समाअत आज होगी। तफसीलात जानते नुमाइंदा GTV लाहौर जैनुल आबदीन से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट में अदाकार गुलकार अली जफर की दरख्वास्त पर मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाना केस की समाअत में आज अदालत ने मीशा शफी को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर रखा है। मीशा शफी ने जो बयान कलमबंद कराए थे उस पर जो है वो जिरा के लिए उन्हें तलब किया हुआ था। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने कहा था कि हर हाल में मीशा शफी पेश हों। मीशा शफी जो है वो पहले उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी कि वीडियो लिंक के जरिए जो है वो उनके जो बयान है वो कलमबंद किया जाए, जिरा की जाए उनके बयान पर, लेकिन इस पर जो है वो अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। फिर उस पर वो हाई कोर्ट में गई थी, वहां से भी उनकी जो है वो अपील मुस्तरद कर दी गई थी। तो लिहाजा ये है कि मीशा शफी ने वक्त दिया था अदालत को गुज़िश्ता समाअत पर, लेकिन वो चली गई थी वापस, और जिस पर उनके वकील अली जफर के वकील ने कहा था कि मीशा शफी जो है वो गाने की रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर आई, लेकिन अदालत ने उन्होंने वक्त नहीं दिया, जिस पर अदालत ने कहा था कि अगर आइंदा समाअत पर वो नहीं आती तो फिर इस पर कोई सख्त कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है। लिहाजा ये है कि अली जफर की जानिब से तमाम गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके हैं और अली जफर भी अपनी जिरा मुकम्मल कर चुके हैं। मीशा शफी की जो वालदा है वो भी अपने बयान जो है वो कलमबंद कर चुकी हैं। लिहाजा ये है कि अब मीशा शफी और उनके जो हस्बैंड हैं उनके बयान पर जिरा होनी है। मैं आपको बता चलूं कि मीशा शफी अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि मीशा शफी ने सस्ती शोहरत के लिए झूठे इल्जाम आयद किए। मीशा शफी के झूठे इल्जाम से पूरी दुनिया में शोहरत मुतासिर हुई। अदालत मीशा शफी को 100 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे, ये उन्होंने इस्तदा कर रखी है। जी केस की समाअत आज होगी। जैनुल आबदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर के माहौल को खुशगवार रखें, पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं और स्मोक को भगाएं। लाहौर की खूबसूरती और इसकी असली हालत में बहाली के हवाले से शाइनिंग और ग्रीन मुहिम का 8वां मरहला शुरू हो गया है। खाड़क नाला मुल्तान रोड से ठोकर न्याज बेग तक आज शाम तक मरम्मती काम मुकम्मल हो जाएंगे। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, मुहिम कब तक जारी रहेगी और आज कौन कौन से अहम काम होंगे, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए शहर लाहौर की असली हालत में बहाली के हवाले से जो शाइनिंग व ग्रीन मुहिम शुरू की गई थी उसका आज 8वां मरहला है और इस 8वें मरहले में हमने देखा कि खाड़क नाले से लेकर ठोकर न्याज बेग तक जो है आज मुहिम जो है वो चलाई गई है और इस तमाम इलाके में जो है कमीशन लाहौर ने आज सवेरे तमाम महकमों के मुलाजमीन को इकट्ठा किया। उसके बाद जो है सबको जो है वो काम पर लगा दिया। इस वक्त जो आप PHA के मुलाजमीन, LWMC के मुलाजमीन जो और दीगर महकमों के मुलाजमीन जो हैं अपने काम काज के वाले से इस मुहिम में इस वक्त काम कर रहे हैं। तो मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर अली नवाज शाह साहब। जी सर, क्या कहेंगे आज की मुहिम में PHA का क्या रोल है? देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये शाइनिंग क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम जो कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और डायरेक्टर जनरल PHA के इश्तराक से जो ये चल रही है, इसमें सबसे पहले तो जो कब्ज़ा छुड़वाने, जहाँ से हमने कब्ज़े छुड़वाए हैं उसके ऊपर प्लांटेशन कर रहे हैं और उसके अलावा ऐसी जगहों पे जहाँ गैप फिलिंग ज़रूरत थी प्लांट्स की वो कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा थिक जो है हैवी ट्रीज लगा के ऑरेंज। अच्छा, दूसरा ये बता दीजिएगा कि अब तक जो है PHA ने इस मुहिम के दौरान कितने दरख्त और पौधे लगाए हैं? ख़ास तौर पे पूरे ऑरेंज लाइन पे तो हमने 75,000 के करीब जो है दरख्त और शरब्स लगाई हैं और पूरे लाहौर में 1,60,000 के करीब जो है ना लगभग दरख्त लगाए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना PHA ने इस मुहिम के दौरान जो है 1.5 लाख के करीब जो है दरख्त और पौधे लगाए हैं और आप फुटी में बैक साइड पर भी देख रहे होंगे कि इस वक्त PHA के मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं, पानी लगाया जा रहा है और इस पूरे इलाके में जो है लटकती तारों को भी ठीक किया जाएगा। LWMC के मुलाजमीन जो हैं वो भी नाले की सफाई के वाले से काम कर रहे हैं। PHA के मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद है और दीगर महकमों के मुलाजमीन के साथ साथ उनके DG साहिबान जो हैं वो भी फील्ड में मौजूद हैं। मकसद इसका सिर्फ ये है कि शहरी लाहौर की असली हालत में इसको बहाली के वाले के साथ साथ दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। कमीशन लाहौर का ये कहना है कि जितने दरख्त ज़्यादा लगाएंगे स्मोक में भी जो है उससे कमी लाई जा सकती है। मगर हमने देखा कि इस हवाले से शहरी भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और सुबह सवेरे हमने देखा कि शहरी भी इस मुहिम का हिस्सा बने हुए थे और दरख्त और पौधे लगाने के लिए PHA का साथ दे रहे। तो ये मुहिम जो है अब कमीशन लाहौर के मुताबिक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जो है पूरे लाहौर को उसकी असली हालत में उसको बहाल ना किया जाए। मगर साथ साथ कमीशन लाहौर का ये भी कहना कि जैसे ही जो है अपने मकसद में वो कामयाब होते हैं, ये मुहिम का रुख जो है वो रहायशी इलाकों की तरफ ही मोड़ेंगे क्योंकि रहायशी इलाकों में भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। शहरी इस वाले से काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि शहरी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस मुहिम में और काफ़ी खुशगवार मूड में भी नजर आते हैं। वहीद गुजर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी खबरनामा। आपको बताएं कि सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली बार काबीना के हफ्तावार इजलास की सदारत की है, जिसमें फैसला किया गया है कि किंग सलमान रिलीफ सेंटर दुनिया भर में इमदादी सामान फराहम करने का अमल जारी रखेगा और आलमी इदारा सेहत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के साथ मिलकर दुनिया भर में खसरा और पोलियो से बचाव की मुहिम में हिस्सा बनेगा। दुनिया भर में खवातीन तेजी से कैंसर के मूसी मर्ज में मुब्तला हो रही हैं। सऊदी शहर जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी में सरतान के मर्ज से आगाही पैदा करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कैंसर से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के बारे में बताया गया। सरतान के तदारुक के लिए बरवक्त आगाही मुहिम से मुतालिक रोशनी डालते हुए माहिर ग़िज़ाइयत अदिया वाहज ने कहा कि मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल कैंसर से बचाव में मददगार साबित होता है। गाजर, लहसुन, लोबिया, दालें और दीगर सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाने में शामिल करनी चाहिए। सऊदी हुकूमत की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशख़ीस के लिए फराहम की गई सहूलियात को भी सराहा गया। म्यांमार की रियासत काचिन में सरकारी क़ज़ाइया के हमले में 80 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सैकड़ों अफराद काचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के क़याम का जश्न मनाने के लिए जमा थे। काचिन इंतज़ामिया की जानिब से खबर रसा इदारों को बताया गया कि फ़ौज ने जंगी जहाज़ से 4 बम गिराए, जिससे 80 अफराद हलाक और 100 के करीब ज़ख्मी हुए। इंतज़ामिया ने कहा कि सरकारी फोर्सेस ने ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाने के लिए तमाम रास्ते भी बंद कर रखे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंसानी हुकूक की तंजीमों ने म्यांमार के हुक्मरानों पर जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो म्यांमार की फ़ौज को हथियारों और जहाज़ों के लिए ईंधन की फराहमी को रोका जाए।
बांग्लादेश में सतरंग नामी समंदरी तूफान की वजह से 13 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक सतरंग तूफान की वजह से मुल्क के साहिली इलाकों से हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ मुल्क की जनूबी साहिली पट्टी में मूसलाधार बारिशों की वजह से सैलाब की आफत का सामना हो रहा है। बांग्लादेश महकमा मौसमियात के मुताबिक सतरंग तूफान की रफ्तार बास इलाकों में 88 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। मुतादिद रिहायशी मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए और रास्ते आमदोरफ्त के लिए बंद हो गए। हुक्काम के मुताबिक मुल्क भर में 3 एयरपोर्ट आरजी तौर पर बंद रहेंगे। आबी सफ़र मनसूख करके माहीगीरों को शिकार से परहेज का मशवरा दिया गया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म के नाम पर गड़बड़ा गए। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब के दौरान उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की, लेकिन तकरीर के दौरान बाइडन ऋषि सुनाक का नाम बिगाड़ गए। तकरीब में मौजूद भारतीय कम्युनिटी ना हंस सकी ना ही एतराज़ कर पाई। Sunak is now the Prime Minister. और कैरेचन फुटबॉल एकेडमी ने लेजर लीग्स विमेंस कप 2022 का टाइटल जीत लिया। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में मुनक़िद इवेंट के फाइनल में कैरेचन फुटबॉल एकेडमी ने हज़ारा गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी को 0-2 गोल से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में 8 टीमों को FC कैरेचन फुटबॉल एकेडमी, कम्युनिटी क्लब IPA, NTFC के हज़ारा गर्ल्स एकेडमी और पेल ने हिस्सा लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।